किसान तो ऐसा वर्ग है हिंदुस्तान में जो हर जगह मौजूद है और सबसे बड़ा हमारी इकोनॉमी में मदद करने वाला सेक्टर भी है किसानों का। श्वेता, मैंने किसान की बात की, श्वेता के चेहरे में मुस्कुराहट आई। उन्होंने इस क्यू को पकड़ लिया कि अब मैं उनके पास आने वाला हूँ। श्वेता, आपके पास वहाँ पर किसानों की पंचायत में मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी अब मुझे दिखाई दे रही है। आपसे कुछ देर के जब मुकाबले अगर मैं बात करूँ, बात कर सकती हैं आप उनसे। ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, लाल रंग की बात हुई और विकसित भारत की बात हुई, लेकिन मैं यहाँ बात करूंगी हरे रंग की। खेतों के बीच मौजूद हूँ और एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ट्रैक्टर देख रहे होंगे, इस पर जीएसटी कितनी कम होगी, किसानों को कितनी राहत मिलेगी, इस पर भी बात होगी। और ये हरियाली बरकरार रहे, इसके लिए एक बात करना बेहद जरूरी हो जाता है सुमित जी। टैरिफ वार जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र में जो एंट्री चाहता है अमेरिका, लेकिन भारत मजबूती के साथ खड़ा है। दबाव सह लेंगे लेकिन कृषि क्षेत्र में एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि जो छोटे किसान हैं वो मर जाएंगे। तो इस बारे में बात करना होगा। ये एक साहसिक कदम है। अभी 1 साल से ऊपर का वक्त होने जा रहा है, लेकिन हम ये टैरिफ का दबाव झेल जरूर रहे हैं, लेकिन हमने इनकार कर दिया। इसको कैसे देखते हैं ब्रिजेश भाटी जी? इसमें तो सराहना करनी पड़ेगी। मैं इसमें अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ हूँ, देश के साथ है, क्योंकि जो ये अमेरिका हमारे जो कृषि क्षेत्र को छीनना चाहता था, ये बहुत ही साहसी कदम देश के प्रधानमंत्री ने उठाया और उसमें स्पष्ट कह दिया। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जब वो पहुंचे संसद भवन परिसर में, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। कुछ देर पहले, करीब अब से 5-7 मिनट पहले प्रधानमंत्री संसद भवन में पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है कि कैबिनेट की बैठक शुरू हो और धीरे धीरे करके इन कारों के काफिले में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं संसद भवन में। नई संसद भवन में बजट भाषण पढ़ा जाएगा और जैसे ही प्रधानमंत्री की तस्वीरें दिखेंगी वो भी आपके सामने होंगी। हम आपको एक एक चीज़ सबसे पहले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण की तस्वीरें हों, राष्ट्रपति की तस्वीरें हों, गृहमंत्री की तस्वीरें हों या प्रधानमंत्री के काफिले की। इन तस्वीरों को चलने दीजिएगा एक विंडो में। हम तब तक किसानों के साथ जो बातचीत श्वेता कर रही थी उनको हम सुन लेते हैं। श्वेता जी बिल्कुल, ब्रिजेश भाटी जी का यही कहना है। देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री की सराहना करनी पड़ेगी, ये साहसिक कदम है, लेकिन बावजूद इसके किन किन और चीजों में, किसान निधि सम्मान की बात करें, कृषि धन धान्य योजना, इन सब से कितनी उम्मीद? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो सम्मान, हाँ मैं साउथ में कह रहा हूँ, सम्मान निधि जो है 20,000, 15 से 20,000 रुपए होनी चाहिए। हमारे किसी यंत्र 9 से 12,000 हो जाए तो कोई दिक्कत अभी फिलहाल नहीं। अगर होती मेरी बात सुनिए, हमने पहले ही कहा है कि हम पहले 3 साल पहले बजट में भी ये बात बोली है कि 6,000 से किसान गुजारा होने वाला नहीं है। लेकिन बढ़ना चाहिए 12 से 15 आप कह रहे हैं। किसान निधि के अलावा अगर बात करें, कृषि धन धान्य योजना 100 जिलों में पायलट योजना चल रही है, इसे क्या और जिलों में भी लागू करना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर? देखो जी, सब जगह ही करना चाहिए। हाँ। फसल बीमा योजना, इससे क्या उम्मीद, इसमें कुछ फायदा मिलेगा? मिलेगा जी, फायदा मिलेगा। लगता है इस बार बजट में मिलेगा। आप लोगों को क्या उम्मीद, इस बार क्या ऐसा सरकार करे जिससे किसान सबसे ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे? हमारी जमीन के बाद मुझे बोलना भी तो नहीं आता, आगे कर लो, मुझे नहीं आता। आप बताइए क्या उम्मीद है? उम्मीद है जी, बजट पे भी बढ़ना चाहिए और सब कुछ होना चाहिए। किसान की आय जो दुगनी होनी चाहिए। आय दोगुनी होनी चाहिए, इसका वादा तो सरकार ने किया। कहीं कहीं आंकड़े बता रहे हैं नहीं, अभी तक कराता नहीं है। नहीं, लागत ज्यादा आ रही है, लागत तो ज्यादा आ रही है। किसान हो नहीं रहा फसल में कुछ भी गुजारा, और गाय वो खाजा में। जीएसटी कम होनी चाहिए, कीटनाशक पे भी 18% जीएसटी है, कम होगी तो कुछ फायदा होगा। जो दवाई है वो बहुत महंगी है, अगर उन किसान लगाता है तो बजट से बाहर हो जाता है। किसान को जो उसका जो जमीन, उसका जो भाव है, जैसे गेहूं है, वो बाजार में जो है 2,000 रुपया कुंटल, 2,500 रुपया कुंटल बिक रहा है। वो कम से कम 4,000 रुपया कुंटल होना चाहिए जब किसान का औसत आएगा। एमएसपी को जो कानूनी गारंटी, हाँ वो बढ़ना चाहिए, वो अभी तक। हाँ, गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए, चावल का भाव बढ़ना चाहिए। अगर उसकी लागत लगाओ, मजदूरी लगाओ, उसके जो किसान का जो परिवार है पूरा मजदूरी खेत में करता है, अगर उसकी टोटल वो लगाओगे, जो उनकी मजदूरी लगाओगे, तो वो मजदूरी नहीं मिल पाती। ये एक किसान आंदोलन हुआ था सुमित जी, और आपने देखा होगा कि एमएसपी को लेकर भी कई बार बात उठी कि इसको कानूनी गारंटी में लाएं, लेकिन ये अभी तक बातें होती रही, लेकिन वो नहीं आया। एमएसपी को लेकर आप लोगों की एक लंबी लड़ाई है, बावजूद इसके अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ पहुँचना चाहिए सरकार की तरफ से। वो मेरा सरकार से एक ही निवेदन है कि एमएसपी की लड़ाई के लिए सारे किसान सड़क पे उतरे। अभी वो बीच में ही अटकी हुई है, सरकार ने उसको पास नहीं किया है। बजट सत्र का आज पहला दिन है, आज बजट पेश होने वाला है। तो मेरा तो सरकार से एक ही निवेदन है, सारे किसानों का एक ही निवेदन है कि एक किसान ही ऐसा है जो इस देश को अन्न खिलाता है,
और किसान के बारे में अगर आप बहुत छोटी छोटी सोच रखेंगे तो एक देश का बहुत दुर्भाग्य होगा, क्योंकि बिल्डरों के लिए, उद्योगपतियों के लिए आप बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन किसानों के लिए एक तुच्छ घोषणा करते हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से और सभी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि किसानों के बारे में एक अच्छी सोच रखें, क्योंकि किसान जीवित है तो देश जीवित है। फौज में भी रहे हैं तो जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, तो आज तो उम्मीद है ना? हाँ जी, हाँ, उम्मीद तो है कि नहीं? आज उम्मीद है। आज उम्मीद है कि जो किसान सम्मान निधि हो या जो फसल बीमा योजना, उन सब में कुछ ना कुछ किसानों को ऐसा मिलेगा, चेहरे खिल जाएंगे। अजी उम्मीद तो बहुत है, हरियाली की तरह। उम्मीद बहुत है बीजेपी से, हाँ, पर ये करतन हो रहे नहीं हो पा रही है हाँ। जिस हिसाब से होना चाहिए। देखिए सुमित जी, जितना किया जाए वो कम है, और हर जी। सेक्टर्स की बात कर ले, जैसा आप अभी गेस्ट से भी बात कर रहे थे, हर सेक्टर को उम्मीद है। श्वेता, हर इंसान की यही चाहत होती है कि सब मुझे मिल जाए, 2047 सब मुझे ही मिले और किसी और को कुछ ना मिले। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो और ज्यादा खुशी मिल जाती है। और हमने देखा पर निर्मला सीतारमण के लिए श्वेता, हम सब जानते हैं कि बड़ी चुनौती होगी ये कि सबको खुश करना है। पर सबको खुश करने का मतलब ये होगा कि आप देश के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और केवल रेवड़ियां देकर या केवल ऐसी चीज़ें देकर जो आसानी से मिल जाएं, वो ऐसा नहीं होता। अर्थव्यवस्था को जब संभालना होता है तो कुछ कड़वी गोलियां भी खानी पड़ती हैं, और उसके लिए भी हम सबको तैयार रहना चाहिए, मानसिक तौर पर भी और प्लानिंग के लेवल पर भी। एक बार फिर चलेंगे वाराणसी, वहाँ पर मेरी सहयोगी ज्योति मौजूद है, और ज्योति के साथ कुछ एक्सपर्ट है। क्विक कमेंट वहाँ से भी ले लेते हैं कि भाई रेलवे को लेकर प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप खड़ी हुई हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छा नया रेलवे स्टेशन बना है, बनारस का चकाचौंध दिखाई दे रही है, पर रेलवे में सुविधाओं को लेकर एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये मंडवाडी स्टेशन था, बनारस नाम से जाना जाता है, और पिछले कुछ सालों में कायाकल्प हुआ इसका, और अब एक बड़ी तादाद जो लोगों की है वो इस स्टेशन के जरिए भी बनारस आती है। और एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, रेलवे में भी लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि टिकटों के दर कम हो, ट्रेनें ज्यादा हों, और इसके अलावा महिला भी हैं आप, इकोनॉमिस्ट भी, तो कैसे हमारे खर्चे कम हो, सेविंग ज्यादा हो? निर्मला जी से क्या उम्मीदें आपको? खर्चे कम होने की तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी है हमारी, तो उसमें इन्फ्लेशनरी ट्रेंड रहेगा ही, वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा हमेशा। बस ये है कि टैक्स के थोड़ा सा पैटर्न में, एक सैलरी पेड पर्सन होने के नाते हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि टैक्स के पैटर्न में थोड़ा सा और भी रिलीफ दिया जाए। हालांकि लास्ट ईयर हमने ऑलरेडी 12 लाख तक के टैक्स को न्यू रेजिम में उन्होंने छूट दी थी, तो अब उसमें उसको 15 लाख तक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो किया जाए। तो 15 लाख तक नए रेजिम में जो है टैक्स स्लैब में ये छूट मिल सके, उम्मीद लोग जता रहे हैं। सर, कितना मुश्किल होगा कि पिछली बार 12 लाख तक का जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ाया गया था, अब नए रेजिम के तहत क्या ये 15 लाख तक बढ़ सकता है? इसके अलावा हम बनारस में मौजूद हैं, रेलवे से लेकर किन किन सेक्टर्स में बजट की जो गुंजाइश है वो बन जाती है? निश्चित ही बढ़ाना इनको जरूरी है, क्योंकि नए जो वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात चल रही हैं, उसमें अगर वेतन बढ़ेगा तो फिर टैक्स में भी छूट इनको बढ़ानी चाहिए। वो एक मतलब कि नेचुरल चीज है। और जो यहाँ पे बनारस में है, ये धार्मिक नगरी है, यहाँ पे काफी भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, तो कम से कम यहाँ पे ट्रेनों की जो सुविधाएं हैं उसमें थोड़ी बढ़ोतरी, स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, भीतर भी जो चलिए, रेलवे के लिए तो अमित ने बताया कि वंदे भारत को लेकर और कवच सिस्टम को लेकर भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं, जो कि सुरक्षा का, सेफ्टी का सिस्टम है रेलवे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। रविकांत राय मेरे सहयोगी मुझे दिखाई दे रहे हैं संसद भवन परिसर से। रवि, कैबिनेट की बैठक शुरू हुई क्या, या कितनी देर में शुरू होगी? देखिए सुमित जी, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट के जो तमाम सहयोगी हैं वो संसद भवन पहुंच चुके हैं। वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री पहले ही संसद भवन आ चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है, लगभग 10:20 पर कैबिनेट की जो बैठक है वो संसद भवन के अंदर प्रारंभ होने जा रही है। कैबिनेट के 1-2 सहयोगी जो है वो अभी आने वाले हैं, लेकिन वित्त मंत्री जो है वो पहले आ चुकी हैं, प्रधानमंत्री आ चुके हैं। तो 10:20 पर जो आधिकारिक समय दिया गया उसके मुताबिक कैबिनेट की बैठक होगी, और इस बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, और उसके बाद निर्मला सीतारमण 11 बजे लोकसभा के अंदर अपना बजट पेश करेंगी। चलिए रवि, आपके साथ अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच में तमाम मेहमान मेरे साथ एक नया पैनल जोड़ा है, उनका भी परिचय आपसे करा देता हूं, और फिर इस चर्चा को पूछ लेते हैं, शुरू कर लेते हैं कि आखिरकार इस बजट में, क्योंकि आखिर 1 घंटा बाकी है, क्या क्या उम्मीदें हैं। जानी मानी अर्थशास्त्री रुचिका भगत जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका स्वागत है रुचिका जी। आरती टिक्कू पहले से हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। मोहित गुप्ता फाइनेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो में, आपका भी मोहित बहुत बहुत स्वागत है।
सुशील कुमार कॉर्पोरेट टैक्स एक्सपर्ट है, आपका भी स्वागत है। और मेरी तो बाकी सहयोगी आप जान ही रहे हैं हमारे साथ है, और गर्ग साहब मेरे साथ यहाँ पहले से मौजूद है टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर। मोहित, मैं स्टार्ट आपसे करना चाहूँगा, 2 चीज़ें जो इस बजट से आप एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए जी, मेरा ये मानना है जो बजट 2026 है वो ये पार्टनरशिप्स और एलएलपी के लिए होगा। जैसा कि आप जानते हैं एमएसएमई सेक्टर और प्रोफेशनल्स वो जितने भी हैं वो ज़्यादातर एलएलपी और पार्टनरशिप के माध्यम से ऑपरेट करते हैं, तो उसका जो अभी भी जो टैक्स रेट है वो 30% है। मेरे हिसाब से वो कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल टैक्स रेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि जो वित्त मंत्री हैं कहीं ना कहीं इस बार पार्टनरशिप्स और एलएलपी को रियायत देंगी और जो 30% का टैक्स स्लैब है उसे घटा के कम से कम 25% तक लाने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। आप ये चाहते हैं ऐसा हो? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, आपकी चाहत पे कितना वित्त मंत्री ध्यान देंगे इस पर वही नजर रहेगी। रुचिका जी, आप अर्थशास्त्री भी हैं, आप महिला भी हैं, महिला देश की राष्ट्रपति भी है, महिला देश की वित्त मंत्री भी है, लगातार महिला 9वां बजट पेश कर रही है, और शायद महिला के हाथ में देश की अर्थव्यवस्था की बागडोर है, तभी इतनी मुश्किल विपरीत परिस्थितियों में भी देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर दिखाई दे रही है, जब तमाम बड़ी महाशक्तियां आपस में लड़ने में और तनाव में पैदा हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस? देखिए, मैं आपको अगर बताऊं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाएंगे तो आप बहुत मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर सरकार ने बहुत मेजर चेंजेस दिए हैं। अगर आप देखें हमारा इनकम टैक्स लॉ जो है वो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, 2025 जो है वो 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इनकम टैक्स में मेजर चेंजेस आए थे, टैक्स रजिस्ट्रेशन थी लास्ट ईयर जब सरकार ने दी थी। इसी तरह से अगर आप देखें सरकार का जो मेन मुद्दा था कि न्यू टैक्स रिजीम को वो इम्प्लीमेंट करेगी, वो उन्होंने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया है। टैक्स कलेक्शंस बढ़ी हैं ऑब्वियसली। तो मेरे हिसाब से इस बार जो मेन मुद्दा रहेगा वो स्टेबिलिटी रहेगा रादर देन चेंजेस रहेगा। तो जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इनकम टैक्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा जो स्टेप है उसको मेरे को लगता है वो ज़्यादा उसको क्लीन करेंगे। रिफंड प्रोसीजर्स को मेरे ख्याल से थोड़ा सा ईज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें रिफ़ंड के लिए एक मेजर मुद्दा है लोगों का कि रिटर्न फाइल कर दिया, प्रोसेसिंग में है, रिफ़ंड नहीं आया, 2 साल हो गए रिफ़ंड नहीं आया। तो शायद वो एक मेन मुद्दा रहेगा कि उसको रिफ़ंड प्रोसेसिंग जो है वो जल्दी हो। तो ये सारे चेंजेस आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, जो क्लॉग्स हैं, जो पाइपलाइंस हैं, जो अभी भी हमारे सीआईटी में या सीआईटी अपील्स में केसेस अभी भी फंसे हुए हैं, उसको जल्दी क्लियर करने का मुद्दा ज़्यादा रहेगा। सुशील कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये वो सिंपल सा सवाल है, भाई ये बताइए कि आखिरकार अभी जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ 2 दिन पहले, और उसमें ये बहुत साफ तौर पर कहा गया कि भाई प्राइवेट सेक्टर को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर से बहुत उम्मीदें हैं देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर भी। पर क्या आपको लगता है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो बड़ा प्लेयर है देश का, वो इससे क्या उम्मीद कर रहा होगा और वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? जैसे कि आप देखते हैं कि एमएसएमई जो है सेक्टर वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में भी करता है और जॉब क्रिएशन के भी केस में करता है। तो एमएसएमई सेक्टर को सरकार बूस्ट कर सकती है। अभी जब आप देख रहे हैं कि यूएस ने जो अभी जो लगाया है भारत के ऊपर, वो उस अफेक्टेड इंडस्ट्री को सरकार एक नया इंसेंटिव के रूप में वो ला सकती है, नया एक इंसेंटिव दे सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट जो यूएस को करते हैं। 18% हमारा टोटल एक्सपोर्ट का वो 18% यूएस है। तो यूएस के कारण अभी जो टेरिफ है वो काफी हाई है, उसको कम करने के लिए उस इंडस्ट्री को सरकार नया एक उसको बूस्ट करने के लिए इंसेंटिव लाएगी, जिससे कि एक हम ग्लोबली हम एक मीट कर सके और हम सिर्फ यूएस पर डिपेंड ना रहकर हम अलग मार्केट को भी एक्सप्लोर करें। जैसे कि ये कहने में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। उसके लिए सरकार को बहुत बड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी, बहुत बड़ा पुशबैक देना पड़ेगा पूरे एमएसएमई सेक्टर को। दूसरा इसमें क्या है कि सरकार इसमें जो लॉजिस्टिक, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर होता है जो कॉस्ट ग्लोबल मार्केट मीट करने के लिए, वो आता है लॉजिस्टिक के ऊपर। लॉजिस्टिक का 13-14% हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो लॉजिस्टिक को मीट करने के लिए सरकार जो मेरीटाइम लॉ के अंदर मेरीटाइम पोर्ट को जो इंडिया में है वो बनाने का काम कर सकती है, जिससे कि हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम सस्ता पड़े और ग्लोबल मार्केट को जैसे यूएस है अदर कंट्री को हम कम्पीट कर सकें। ठीक है, मैं एक बार डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास भी चलूंगा। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव और मेजर जनरल संजय मेस्टन मौजूद हैं, स्टूडियो में है हमारे साथ, हमारे डिफेंस स्टूडियो में। जनरल मेस्टन, मेरा सवाल अब आपसे है, अब
पाकिस्तान चीन से सीधे तौर पर मदद ले रहा है, जिस तरीके से हाथ फैलाता है जाके हम सब ने देख लिया। अब वो अमेरिका के साथ भी गलबैया कर रहा है। ट्रम्प साहब भी बैठते हैं तो शहबाज शरीफ से पूछते हैं कि भाई जनरल मुनीर कहाँ है, तो दिखाता है वो सामने बैठा हुआ है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब इतनी ज़्यादा आपस में प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है चीन के साथ और अमेरिका के साथ पाकिस्तान की, तो भारत कैसे वन अप मैन हो सकता है डिफेंस के मामले में पाकिस्तान की विज़ाविज़? देखिए, साफ जाहिर है ये जो प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है, रीजनल थ्रेट भारत के लिए बढ़ता जा रहा है। और जो चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो तो मैं बोलता हूँ ऑल वेदर फ्रेंडशिप है। और आपने ऑप सिंदूर में भी देखा किस प्रकार चीन ने पाकिस्तान की मदद की। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अभी वो भी उनके साथ अलाइंड है और उनका इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में, खासकर वो आपको पता है रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो आज की तारीख में पाकिस्तान का अच्छा रिलेशनशिप है चीन के साथ और अमेरिका के साथ। वो पता नहीं कैसे बैलेंसिंग एक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि चीन और यूनाइटेड स्टेट्स की भी टक्कर है, उनका कंपटीशन है। एनीवे, ये भारत पे तो इम्पैक्ट करता ही है। भारत पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि चीन ने अभी ये भी अनाउंस किया है कि वो बांग्लादेश में वहाँ पर यूएवीज दे रहा है और वो पूरी फैक्ट्री अपनी लगा रहा है। तो कहने का मतलब है ये एक ट्रायंगल बन रहा है, चीन हमारे नॉर्थ में, वेस्ट में पाकिस्तान और ईस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ हो गया आपका बांग्लादेश। ये एक सिक्योरिटी थ्रेट बन रहा है भारत के लिए। तो भारत के लिए कोई डाउट नहीं है, हमें तो अपना आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट आर्मी बननी पड़ेगी, मॉडर्नाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा, R&D पे फोकस करना पड़ेगा। और ये जो आत्मनिर्भर भारत है, लास्ट ईयर हमने जो 75% जो बजट था ये कैपिटल एक्विजिशन में, वो हमने दिया था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि सबकी बात आ जाए 11 बजे के पहले। ये वाइस मार्शल श्रीवास्तव, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, हमने जिस तरीके से देखा कि दुनिया में जो नया वॉरफेयर है वो पूरा एयर वॉरफेयर हो गया है। अब जमीन की लड़ाइयाँ कम होती है, एविएशन का सेक्टर हो गया, ड्रोन्स हो गए, मिसाइल्स हो गई, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हो गए, इन पर ज्यादा फोकस है, इनके जरिए ज्यादा दुश्मन को मात दी जा रही है। क्या इस पर भी तवज्जो होगी, इस पर भी तवज्जो होगी डिफेंस के बजट के अंदर? बिल्कुल सही सुमित आपने कहा। आपके माध्यम से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो वॉरफेयर का कॉन्टेक्स्ट है वो इन्फॉर्मेटाइज्ड वॉरफेयर से, जहाँ हम इंफॉर्मेशन रहती थी और उसके हिसाब से लड़ाई लड़ते थे, इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर में आ गया। जिसका मतलब हर मशीन के अंदर AI रिलेटेड उसकी अपनी इंटेलिजेंस होगी, उसकी अपनी एक्यूरेसी होगी, उस तरह से प्रिसिशन आएगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, आने वाली जो वॉरफेयर होगी उसमें 3 एलिमेंट होंगे। एक तो प्रिसिशन का एलिमेंट होगा, दूसरा बियॉन्ड विजुअल रेंज का एलिमेंट होगा, सो दैट हम दूर से मार सकें जो दुश्मन हमें नहीं मारने की क्षमता रखता हो, और तीसरा नेट सेंट्रिक होगा। अगर इन तीनों को आप मिलाइए तो यही अमेरिका के भी थर्ड ऑफसेट स्ट्रेटजी है। जैसा कि अभी मेरे को पैनलिस्ट ने बताया कि जिस तरीके से संबंध चल रहे हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और चाइना के पूरे जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म में, तो आप देखेंगे हमें उसमें खड़ा रहना है। तो हमें ये थ्रेट है, इसको ऑफसेट करना है। इसको ऑफसेट करने के लिए हमें ज़रूर जोर देना पड़ेगा AI पर, आपके जो ऑटोनमस वेपन्स हैं और प्रिसिशन वेपन्स हैं। लेकिन उसको हम कैसे कर सकते हैं? आपके माध्यम से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो MSME सेक्टर की बात होती है, जैसे हम आकाश मिसाइल बनाते हैं, इसमें MSME सेक्टर के कम से कम 300 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। इसका मतलब अगर आप वाकई में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं MSME सेक्टर में, जो सप्लाई चेन की हैं, उनको मजबूत करना पड़ेगा, उनको डेवलप करने का चांस देना पड़ेगा। अगर आप एक जहाज का एग्जाम्पल HAL कम से कम 700 MSME पे डिपेंडेंट है, तो वो जब तक नहीं ठीक से काम करेंगी, उसमें रूल पोजीशंस भी आती है, इंसेंटिव्स भी आते हैं, और इन सारी जगहों पर डिफेंस जरूरत भी है, और डिफेंस के जरिए आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर सकते हैं, और डिफेंस के जरिए आप अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश भी कर सकते हैं, जो मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट की बात को समझ पा रहा हूँ। श्रीवास्तव साहब को, मस्तन साहब को। मेरे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए, प्रोफेसर सचिन शर्मा, जो कि एग्रीकल्चर और ट्रेड एक्सपर्ट है। प्रोफेसर साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आपके पास आऊँ उसके पहले मैं चाहूँगा वो 4 स्टूडियो एक साथ दिखा दीजिए एक बार फिर से, उसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, जहाँ पर इंतज़ाम किया गया नव भारत ने, और ये वो 4 सेक्टर दिखाते हैं, डिफेंस, एग्रीकल्चर और एविएशन, जो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम करेंगे। इस पर तवज्जो होगी, और इन सबके पीछे जो चीज़ है वो है AI का, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, किस तरीके से उस पर सरकार LLM की टेक्नोलॉजी पर काम करती है।
चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, प्रोफेसर शर्मा के पास आना चाहूंगा। प्रोफेसर शर्मा, आपकी एक्सपेक्टेशन इस बजट से, दो बड़ी चीजें जो आप चाहेंगे निर्मला सीतारमण के उस टैबलेट से जरूर निकल के आए जो उनके हाथ में है। सबसे पहले धन्यवाद मुझे आमंत्रण देने का। दो तीन चीजें मैं बजट के बारे में बोलना चाहता हूं कि जब हम बजट की तरफ देखते हैं तो सिर्फ ये एक साल का नहीं, हमें पूरा पिक्चर कंटिन्यूटी देखना होता है। तो अगर मैं 11 साल से अगर देखें कि पीछे कैसे गवर्नमेंट ने किया है, तो गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे फोकस किया है। अगर आज आप बाहर निकलें और रोड की तरफ देखें, आप मैरीटाइम देखिए, आप एयरफेयर देखिए और लॉजिस्टिक एक्सपेंडिचर आप गवर्नमेंट का ओवर द पीरियड देखें, तो ये सबसे बड़ा योगदान जो गवर्नमेंट का है। क्योंकि अगर ये 11 साल में हमारा फाउंडेशन बना है डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए, विकसित भारत के लिए, तो अगले 22 सालों में हम सभी स्टेक होल्डर को, चाहे हम वैज्ञानिक हो, चाहे हम प्रोफेसर हो, चाहे हम फार्मर्स हो, चाहे हम बिजनेसमैन हो, हम सबको मिलके अब अपना अपना योगदान करना होगा। अब आती है बात कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है। इम्पोर्टेंट चीज है कि एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने सबसे बहुत ज्यादा फोकस किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान स्कीम लॉन्च किया था, जिसमें हम लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा हम फार्मर्स को दे चुके हैं। इसके अलावा आप देखेंगे एमएसपी पॉलिसी, जिसमें एमएसपी डिफरेंट क्रॉप्स पीस हुआ है, सस्टेनेंशियल हुआ है, गवर्नमेंट है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड हमारा काफी हद तक बढ़ा है। और अगर आप एग्री की आप बात करें कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, जब हम एग्रीकल्चर के बजट की बात करते हैं तो हम सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बजट को देखते हैं, पर एग्रीकल्चर वहीं तक सीमित नहीं है। आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हैचरी है, वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट एग्रीकल्चर वो करती है। हमारा सब्सिडीज जो है वो फर्टिलाइजर सब्सिडी के मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के अंडर आता है। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं और अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो पूरा बजट में किन किन कंपोनेंट पे गवर्नमेंट ने क्या किया है इसको देखना होगा। और मेरा विश्वास इस बार भी है, जैसे पिछली बार भी गवर्नमेंट ये करती थी, कि ये कंटिन्यूटी रहेगी। फार्मर्स सेंट्रल